हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में चैप्टर 20। और चैप्टर 20 हमें क्या बताएगा कि समन मामलों में ट्रायल किस प्रकार होती है। अभी तक हम देख चुके हैं सेशन कोर्ट के द्वारा कैसे ट्रायल होगी, वारंट मामलों में ट्रायल किस प्रकार होगी। आज हमारा टॉपिक समन मामलों में ट्रायल के बारे में है। ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। अब ये चैप्टर 20 में बताया गया है और सेक्शन 251 से 259 के बीच में समन केसेस की जो ट्रायल है और मजिस्ट्रेट के द्वारा है वो सब इसमें डिफाइन की गई है। तो ये आपको याद रखना है, ये चैप्टर 20 है और सेक्शन 251 से लेके 259 के बीच में इसके बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 251। अभी तक जो हमने वारंट केसेस पढ़े थे और सेशन कोर्ट की जो ट्रायल थी उनको पढ़ा है, तो वहां पर हमने सबसे पहला जो उनका सेक्शन था वो हमने यही देखा था कि आरोप विरचित किए जाएंगे, यानी कि उनको फॉर्मेट करके बताया जाएगा, उनका एक परफॉर्मा बताया जाएगा। पर यहाँ आज हम जो समन मामले पढ़ रहे हैं, समन मामलों में ट्रायल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहला जो सेक्शन है वो हमें क्या बता रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसको एक तरीके से विरचित करके बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सारांश बताना ही पर्याप्त होता है। क्योंकि यहाँ समन मामलों की बात चल रही है और वो कम संगीन होते हैं, वो संज्ञेय कम होते हैं, कम गंभीर अपराध होते हैं, इसीलिए वहां पर आरोपों को पूरी तरीके से फ्रेमिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका एक सारांश बताना ही पर्याप्त है। तो सेक्शन 251 हमें ये बताएगा सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेट, यानी कि इसी सेक्शन में बताया गया है कि आरोपों का सारांश बताना पर्याप्त है, उसको पूरी तरीके से विरचित करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 252। मैंने बताया था कि आप एक सीरीज से याद करेंगे तो कंटिन्यू आपको वो चीज याद रहेगी। तो सबसे पहले हमने इसके क्या कर दिया, आरोप लगा दिए गए हैं, आरोप लगा दिए गए हैं। इसमें सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है आपका, कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी। आरोप लग चुके, अब उससे पूछेंगे क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं। अगर वो कहता है यस, मुझे मेरे ऊपर जो भी आरोप आपने लगाए हैं वो स्वीकार है, अगर वे आरोप स्वीकार कर लिए जाते हैं तो आप मान लिए यहीं पर उसके स्वयं विवेक से जो उसने अपराध स्वीकार किया है उस अपराधों के आधार पर उसको दोषित ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं, जिसको अपराधी बनाया गया है, अगर वो स्वीकार कर लेता है अपने स्वयं विवेक से तो उसको दोषित किया जा सकता है। सेक्शन 252 ये बताता है। अब हम आते हैं सेक्शन 253 पर। इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पीटी केसेज। यहां पर पीटी केसेस की बात हुई है, जबकि इससे पहले हमने पीटी केसेस बाकी दो ट्रायल्स में नहीं देखे हैं। यहां पर चूंकि मैंने कहा मामला समन केसेस के बारे में है, तो अगर सेक्शन 206 में अगर कोई पीटी केसेज है, कोई छोटे मामले हैं, पीटी केसेज यानी कि कोई छोटा अपराध है जिसकी सजा बहुत कम है, वहां पर अगर एक्यूज्ड पर्सन है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है जिस पर आरोप लगाए गए हैं और मामला छोटा है, तो वो एक पत्र के द्वारा, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा अपना आरोप अगर स्वीकार कर लेता है और जुर्माने की रकम भेज देता है, तो उस एक्यूज पर जो जुर्माने की रकम लगाई गई है वो
उसके द्वारा भेजी गई रकम में इंक्लूड कर ली जाएगी, यानी कि उसको उसमें जोड़ दिया जाएगा उसकी जुर्माने की रकम में, और उसको स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता वहां नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी अगर वो अपराध स्वीकार करता है तो वो मान लिया जाएगा। पर किन मामलों में माना जाएगा? जो कि छोटे मामले हैं। अगर छोटे मामले नहीं हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 206 के अंदर जो छोटे मामलों के बारे में बताया गया है ये उससे रिलेट करता है। और छोटे मामलों के जैसे बारे में मैंने आपको बता दिया है, कहीं पर भी वारंट में और सेशन ट्रायल के अंदर कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं मिलेगा आपको। तो अगर यहाँ पर एक्यूज्ड एब्सेंस भी रहता है, कहाँ पर? पीटी केसेस के मामले में, और वो अपनी गिल्टी एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे दोषित ठहराया जा सकता है और उस पर जो जुर्माने की रकम है वो अधिरोपित की जा सकती है। और अगर उसने कोई जुर्माना भेजा भी है तो वो उसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। सेक्शन 253 हमें ये बताता है। अब हम आते हैं सेक्शन 254 पर। प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। आरोप लग गए, उसने स्वीकार किए हैं स्वयं ने तो दोषित कर दिया जाएगा, नहीं किए हैं अब तब की बारी आएगी। यहां स्वीकार कर लिया तो ठीक है, और अगर यहां पर भी, ये भी इसी से रिलेटेड है कि पीटी केसेस के मामले में है, और अगर नहीं स्वीकार किया है, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, अगर उसको दोषित नहीं ठहराया गया है और उसने स्वीकार नहीं किया है तो क्या होगा? किस समय दोषित नहीं ठहराया गया है? सेक्शन 252 के तहत और 253 में, यानी ना तो पीटी मामलों में उसको दोषित ठहराया गया है, उसने स्वीकार नहीं किया है, और ना ही उसने स्वयं ने स्वीकार किया है अपनी गिल्टी, तो उसके बाद में प्रोसीजर शुरू हो जाएगी। प्रोसीजर शुरू होगी तो एविडेंस कोर्ट के द्वारा मंगवाए जाएंगे और यहाँ पर एक्यूज्ड पर्सन अपने फेवर में अपने एविडेंस लेकर आएगा। तो सेक्शन 254 के अंदर प्रोसीजर शुरू हो चुकी है, एविडेंस कोर्ट के द्वारा मंगवाए जा चुके हैं, एविडेंस कोर्ट के द्वारा आ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 255 के अंदर एक्विटल या कन्विक्शन, या तो दोष मुक्ति हो जाएगी या फिर दोष सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि मामला शुरू हो चुका, ट्रायल शुरू हो गई, एविडेंस आ चुके हैं दोनों तरफ से। तो उसके बाद में फाइनल डिसीजन क्या होगा कि या तो वो दोष सिद्धि हो जाएगा या दोष मुक्त हो जाएगा। तो सेक्शन 255 के अंदर क्या बताया गया है कि यहाँ पर दोष सिद्धि और दोष मुक्ति दोनों में से कोई एक रिजल्ट आ जाएगा। 255 के क्लॉज 3 के अंदर क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ आरोप नहीं लगाए गए होते हैं, जरूरी नहीं है कुछ आरोप लगाए गए हों, और उन आरोप नहीं लगाने के बावजूद भी अगर उसको कुछ फैक्ट्स के द्वारा, उसको किसी फैक्ट्स के द्वारा अगर ये साबित हो जाता है कि इसने ये अपराध किया है, तो उस अपराध के लिए भी उसको क्या किया जा सकता है? दोषित किया जा सकता है। फैक्ट से अगर ये साबित होता है कि कुछ ऐसा अपराध किया है तो उसको दोष सिद्ध किया जा सकता है। 255 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ये सेक्शन आपने, ये सेक्शन नहीं बल्कि ये एक्विटल कन्विक्टेड आप हर ट्रायल में पढ़ चुके हैं, और एक ट्रायल हमारी और बाकी है, उसमें भी हम उसे देखेंगे। नेक्स्ट 256 नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेंट। जिस व्यक्ति ने कंप्लेन की है, परिवाद किया है, अगर वह व्यक्ति ही मामले में उपस्थित नहीं होता है, वह व्यक्ति मामले में उपस्थित नहीं होता है या वह व्यक्ति मर जाता है, तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा? क्योंकि जैसी प्रोसेसिंग शुरू होगी दोनों पार्टियों को बुलाया जाएगा, कंप्लेंट वाला भी आएगा, एक्यूज पर्सन भी आएगा। अगर कंप्लेंट पर्सन नहीं आता है या मर जाता है तो
परिस्थितियां देखते हुए एक्यूज्ड को क्या कर दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा, उसको रिलीव दे दिया जाएगा। परंतु ऐसा हमेशा होना आवश्यक नहीं है। ये आपके एक्ट में एक लास्ट लाइन दे रखी है कि ऐसा हमेशा होना आवश्यक नहीं है, आगे भी प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है परिस्थितियां देखते हुए, साक्ष्य देखते हुए। ये बताता है हमारा 256। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 257 पर, विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट। ये भी है यहाँ सम्मन मामलों में विड्रॉल भी किया जा सकता है, यानी कि उसको वापस, वाद को वापस, जो आपने परिवाद किया उसे वापस लिया जा सकता है। बट सेशन मामले में, और जो सेशन मामलों में जो ट्रायल चली थी वो सेशन कोर्ट के द्वारा, और वारंट मामलों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर परिवादी चाहे तो फाइनल डिसीजन से पहले वो अपनी कंप्लेन वापस ले सकता है कि नहीं, मैं इससे कंप्लेन नहीं करूंगा। या यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ ये होता है कि यहाँ समझौता कर लिया जाता है, और अगर समझौता कर लिया है तो वाद को आगे चलाने से कोई मतलब ही नहीं रहा, तो वहां पर उस कंप्लेन को वापस ले लिया जाता है। और इस कंप्लेन का वापस लेने का रिजल्ट क्या रहेगा, इसका रिजल्ट निकलता है कि जो एक्यूज्ड बनाया गया है उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है, उसे एक्विटल मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है 258, पावर टू स्टॉप प्रोसेसिंग इन सर्टेन केसेस। कुछ पावर दी गई है जहां पर उस केसेस को, जिसकी ट्रायल प्रोसेसिंग चल रही है, उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। पर वो स्टॉप कब किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पहले परमिशन लेनी होगी। या मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है तो उस मजिस्ट्रेट के द्वारा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सीजीएम से पहले परमिशन लेगा, और उसके बाद में परिस्थितियां देखते हुए अगर उसे ऐसा लगता है तो वो क्या होगा, उस प्रोसेसिंग को आगे के लिए स्टॉप कर देगा। और उस स्टॉप का भी क्या रिजल्ट रहेगा, स्टॉप का रिजल्ट ये रहेगा कि एक्यूज्ड पर्सन को दोष मुक्ति मिल जाएगी। ये स्टॉप की अगर ऐसी सिचुएशन ऐसी आती है कि मान लीजिए मामला ही नहीं बन रहा है और इसको आगे चलाने का कोई अर्थ नहीं है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट इनकी परमिशन से उस मामले की आगे की प्रोसेसिंग को स्टॉप कर सकता है। नेक्स्ट एंड इस पार्ट का लास्ट सेक्शन है हमारा 259, पावर टू कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेज। मामला चल रहा है समन केसेस का, पर यहां पर कोर्ट को यह भी पावर है कि अगर उसे ऐसा लगता है, चिंतन के बाद में, सोचने के बाद में, अगर उसे ऐसा लगता है कि इस मामले की प्रोसेसिंग इस तरीके से नहीं बल्कि वारंट मामलों के हिसाब से होनी चाहिए, तो वो उस मामले का पुनर्विचारण, दोबारा से उसकी ट्रायल शुरू कर सकता है, रीट्रायल शुरू कर सकता है। किस तरीके से, समन को वारंट में चेंज करके, यानी समन मामलों की ट्रायल यहाँ चल रही है और उसने उस मामले को वारंट मामलों में कन्वर्ट करके उसकी ट्रायल वारंट मामलों के हिसाब से चलाने की पेशकश अगर की है, तो वहां पर वो समन को वारंट मामलों में भी चेंज कर सकता है। पर ऐसा सभी मामलों में नहीं होता, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो ऐसा कर सकता है। तो हमारा समन केसेस पे जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल है वो सेक्शन कहां से कहां तक था, 251 से लेके 259 के बीच में था। चैप्टर 20 के अंदर ये दिया गया है। बेहद इजी टॉपिक है, क्योंकि हमने बाकी दो ट्रायल की है तो हमें इस ट्रायल को पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट
समरी ट्रायल के साथ में। आज के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।